हाय। तो चैप्टर 1 बेसिक मैथमेटिक्स के 5वें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले हम 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जहाँ पे आखिरी लेक्चर में हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स की बात की थी। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए। आज का लेक्चर एजेंडा आपके सामने है। हम पहले अलजेब्रा ऑफ सेट्स की बात करेंगे और उसके बाद ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो कि नई एनसीईआरटी में नहीं है बट पुरानी एनसीईआरटी में इसका कुछ हिस्सा है, जेई में हमें थोड़ा और देखना होता है, तो वो सारे के सारे रिजल्ट्स हम यहाँ पे देखेंगे। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जेई का सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो वो क्यों नहीं करवा रहे। मैं बिलीव करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें पढ़नी चाहिए, बिकॉज एडवांस में तो वैसे भी कोई रूल्स तो है नहीं। हालांकि सेट से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता वहाँ पे, बट स्टिल आप रिस्क क्यों ले रहे हो? जब आपके पास टाइम है तो आप सारे ही क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तो मेरे हिसाब से मैं थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ इस थिंकिंग में, तो मेरे हिसाब से कि आपको सारा का सारा पढ़ लेना चाहिए। एनीवेज, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स की बात करते हैं। तो अलजेब्रा ऑफ सेट्स में हमें बेसिकली कुछ लॉज देखने हैं। ये लॉज जो हैं ये कुछ ना कुछ वैसे ही होते हैं जैसे कि हमने नंबर्स के साथ देखे होते हैं। जैसे कम्यूटेटिव लॉ, अगर आपको याद हो, नंबर्स के लिए क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, है ना। और ऐसे ही a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए भी होता है। हालांकि माइनस और डिवीजन के साथ आप ये चीज़ नहीं कर सकते। तो कम्यूटेटिव होने का मतलब क्या होता है? कम्यूट करने का मतलब है कि आप इन्हें इंटरचेंज कर लो तो भी रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। बाइनरी ऑपरेशन का सेम होना दोनों साइड में ज़रूरी है। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें एक फर्स्ट एलिमेंट हो, एक सेकंड एलिमेंट हो और उसके बीच में एक ऑपरेशन हो। ठीक है। तो हमारे जो लॉज हैं अलजेब्रा के, अलजेब्रा ऑफ सेट्स के, तो उसमें भी हमें एक कम्यूटेटिव लॉ देखने को मिलता है, जो कि कुछ इस प्रकार का है कि अगर आप ए यूनियन बी करो तो ये बी यूनियन ए के बराबर आएगा। कहने का मतलब है कि यूनियन में ऑर्डर, किस ऑर्डर में आप यूनियन ले रहे हो वो मैटर नहीं करता। इन सब का प्रूफ जो है वो ऑफकोर्स आपको वेन डायग्राम बनाने से आप देख लेना, दोनों ही सेम आएंगे। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। अगेन, अगर हम प्रूफ की बात करें तो कुछ नहीं है, आपको वेन डायग्राम बना के चेक कर लेना है। वेन डायग्राम में इसके प्रूफ है और हमने इन सब चीज़ों का वेन डायग्राम पिछली क्लास में बनाया था। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर देखा होगा, तो आपको समझ आ रहा होगा कि वेन डायग्राम क्या होता है। ठीक। तो मेनली जो कम्यूटेटिव लॉ है वो ये दो होते हैं। ये वही सेम चीज़ है जो हमने नंबर्स के साथ पढ़ी थी, मतलब दिखने में सेम है, एग्जैक्ट सेम नहीं है, दिखने में सिमिलर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है एसोसिएटिव लॉ। अगेन, आपने कुछ ऐसा देखा होता है छोटी क्लासेस में कि अगर हम इन दोनों का ग्रुप बनाएं, एसोसिएटिव का मतलब होता है कुछ ऐसा जो कि एसोसिएशन वर्ड से आया है ना। जैसे कि बहुत सारे लोगों के ग्रुप को हम एसोसिएशन या यूनियन कहते हैं, है ना। तो एसोसिएशन वर्ड से आया है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब है कि आपको ग्रुप बनाने से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि पहले इन दोनों का ग्रुप बना के इसे सॉल्व कर दो या फिर इन दोनों का ग्रुप बना के इसे सॉल्व कर दो, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। अगेन, मैं इसे पहले क्यों सॉल्व करूँगा? ऑफकोर्स बॉडमास रूल जैसा कुछ हुआ करता था बचपन में, याद कीजिए। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। अगेन, हमें इससे कुछ खास लेना देना नहीं है, हमें मेनली बस ये पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव लॉ होता क्या है। वो कुछ ऐसा होता है कि अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी करें, तो अगर आप बी यूनियन सी करके फिर उसका ए के साथ यूनियन करें, या फिर आप पहले ए और बी का यूनियन करके फाइनली उसे सी के साथ यूनियन करें, तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता, दोनों के दोनों सेम रहते हैं। ऐसे ही सिमिलरली हम इंटरसेक्शन की बात कर सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अगर आपने पहले करके ए के साथ इंटरसेक्ट किया, तो ये सेम होता है कि अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन पहले करके सी का इंटरसेक्शन बाद में करें। अगेन, आपको जितने भी प्रूफ चाहिए वो वेन डायग्राम से हो सकते हैं, आप देख लेना करके, ये शेडिंग वगैरह करके आपको दिख जाएंगे। ठीक है। मैं इनके प्रूफ्स पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी चांस है कि ये वीडियो लंबा हो जाए, इसीलिए मैं ये बेसिक वाली चीज़ों के प्रूफ नहीं करने वाला। तो ये आपका एसोसिएटिव लॉ हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले लॉ की तरफ, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अगेन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमने देखा होता है। कैसे? हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि ये जो है अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन मेंशन्ड है
और ब्रैकेट के अंदर एडिशन है तो ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला को कहा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन। ऐसा सिमिलरली सब्ट्रैक्शन के साथ भी हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस लिख दिया। अगेन इसका एक और वर्जन दिया जाता है आपको जो कि कुछ इस प्रकार का होता है, उसमें नया कुछ नहीं है। अगेन ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो मैं इसे अलग से नहीं लिख रहा हूँ। ऐसा ही कुछ हम सेट ऑपरेशंस के साथ भी देखते हैं, जिसमें कि हम ये कहते हैं कि यूनियन जो होता है वो इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की तरह देखें तो ये बनेगा ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी कर लीजिए, और जो बीच में ऑपरेशन था वही यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो दोबारा देख लीजिए, यूनियन जो होता है वो इंटरसेक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर जाता है। ठीक है, ऐसा ही सिमिलरली इसका ठीक उल्टा भी होता है, यानी कि इंटरसेक्शन जो है वो यूनियन के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसके यहाँ पे हम कैसा लिखेंगे कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ कर लीजिए, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ कर लीजिए। इंटरसेक्शन ध्यान रखिएगा बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के, और जो अंदर ऑपरेशन था उसे बीच में एज इट इज लिख दीजिए। तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं सेट ऑपरेशंस का। ठीक है, अच्छा ध्यान देने वाली बात यह है कि मल्टीप्लिकेशन तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, लेकिन एडिशन का एज सच कोई डिस्ट्रीब्यूशन हम नहीं कहते थे मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। इट मेक्स नो सेंस। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप अलग से सॉल्व करते हैं, ये ए प्लस बी इंटू सी आएगा, ना कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। बट यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस वाली बात है, तो नंबर्स के साथ इसे लिटरली कंपेयर मत कर लीजिएगा। ठीक है, अगेन ये भी आपको देखना है, तो इसका प्रूफ भी वेन डायग्राम से ही आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेट ऑफ लॉज है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि है डी मॉर्गन्स लॉ। अगेन ऐसा कुछ हमने नंबर्स के लिए नहीं सुना होता है, क्योंकि डी मॉर्गन्स लॉ जो होते हैं वो मेनली कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन के ऊपर काम करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट जैसा हमें नंबर्स में तो कुछ भी नहीं मिलता, तो इस वजह से हमने इसके बारे में कुछ नहीं सुना होता। ठीक है, अब ये लॉ क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपके पास ए इंटरसेक्शन बी था और आप इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, ठीक है, या तो कॉम्प्लीमेंट आप ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो में कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से लिखा था, तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ताकि आप दोनों ही नोटेशन से फेमिलियर हों। तो ये जो होता है, यानी कि इंटरसेक्शन का होल कॉम्प्लीमेंट जब आप लेते हो तो वो बोलता है कि कॉम्प्लीमेंट दोनों में बांट दीजिए और इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन कर दीजिए। सिमिलरली अगर यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो अगेन दोनों सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कर दीजिए। ये जो दो लॉज होते हैं ये हमारे डी मॉर्गन्स लॉ कहलाते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यह आइडिया समझ आया होगा। अगेन अगर आप इसे चाहें तो आप इसे वेन डायग्राम में देख सकते हैं। आप दो सेट बना लीजिएगा। आपको पिछले जितने भी मैंने समझाए उसमें भी आपको ऐसे ही करना होता है। यहाँ पे मैं इंटरसेक्शन की बात कर लेता हूँ, पहला वाला प्रूव कर देता हूँ, दूसरा वाला देख लीजिएगा, आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, दोनों में ए और बी जो है वो सेम है, हालांकि बनाने में थोड़े से डिफरेंट दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, तो पहला जो सेट था वो क्या बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, जो कि ये वाला हिस्सा है, इसके अलावा जितना भी हिस्सा है उन सबको आप मार्क कीजिए। तो मैं मार्क कर देता हूँ, दूसरे पेन से कर देता हूँ। तो ये सारा का सारा हिस्सा मार्क होगा। देखिए इंटरसेक्शन को छोड़ के बाकी सब कुछ मार्क कर दिया गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद दूसरा सेट देखिए। दूसरे सेट में बोल रहा है, मतलब दूसरे साइड में बोल रहा है, ये वाला साइड देख लीजिए। LHS RHS दोनों अगर इक्वल दिखा देंगे तो बात हो जाएगा। तो LHS अगर देखा जाए तो ये हो गया, RHS अगर देखा जाए तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये वाला हिस्सा होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन में बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यूनियन के लिए मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ। यूनियन
बी का कॉम्प्लीमेंट जिसे मैंने यहाँ पे येलो के साथ बना दिया है। अगर यूनियन की बात हो रही है तो मुझे दोनों ही सेट लेने हैं। दोनों ही सेट जो लिए हैं उसे मैं ग्रीन से कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। ग्रीन से करने पे वो ये वाले सारे के सारे एलिमेंट्स है, यूनियन में तो सारे आएंगे दोनों के। तो अगर आप नोटिस करें तो ये दोनों सेम ही तो सेट हुए। यहाँ पे भी इंटरसेक्शन के अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स लिए गए हैं और यहाँ पे तो ऑब्वियसली नाम ही वैसा ही है, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्लियरली ये दोनों इक्वल सेट हैं और इसी वजह से ये पहला वाला चीज साबित हो जाता है। आप बाकी का जितने भी इससे पहले भी हुए और जो भी ये लॉ है इसे आप करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा। वैसे वेन डायग्राम अगर आपका क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एनीवेज, हम अगले लॉ की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ हमने देखा था कि आप किसी नंबर में 0 को ऐड करते हैं तो वही नंबर मिल जाता है ना, और किसी नंबर में 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर मिल जाता है। ये एडिशन के साथ था, इसीलिए इसे एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है, और दूसरे वाले को उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, है ना। मैं बाकी का नहीं लिख रहा। तो वैसा ही कुछ तरीका है यहाँ पे। हम दो ऑपरेशंस हमने मेनली देखने हैं जो कि है यूनियन और इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हम ढूंढना चाह रहे हैं कि यूनियन के साथ ऐसा कौन सा सेट किया जाए कि हमें वही ओरिजिनल सेट वापस मिल जाए। ऐसा कौन सा सेट यूनियन करे ताकि हमें ओरिजिनल सेट वापस मिले, और उसे ही हम यूनियन का आइडेंटिटी एलिमेंट बोलेंगे। तो अगर ध्यान से सोचा जाए तो ए के साथ यूनियन करके अगर आपको ए ही चाहिए तो या तो आप ए का कोई सबसेट लेंगे, और सबसे बेसिक सबसेट होता है एम्प्टी सेट। ठीक है, तो आप कोई और सेट ढूंढने के बजाय ये नंबर हमेशा आपको मिलेगा, ये नंबर कह रहा हूं, ये सेट हमेशा आपको मिलेगा, और यही सेट आइडेंटिटी होता है विथ रिस्पेक्ट टू यूनियन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि एम्प्टी सेट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट व्हेन द ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ सेट्स। इसी सिमिलर तरीके से अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करूं, मुझे इंटरसेक्शन करके सेम सेट चाहिए। तो इंटरसेक्शन मतलब मुझे कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। कॉमन एलिमेंट्स मतलब अगर मुझे ए चाहिए तो मुझे ए का कोई एक सुपर सेट लेना पड़ेगा या फिर ए ही लेना पड़ेगा। अब ए को ए के साथ इंटरसेक्शन करके कुछ खास मतलब यहाँ बन नहीं रहा, तो मुझे कुछ ऐसा जनरल सा एलिमेंट चाहिए जो हमेशा काम करे। वो होगा सबसे बड़ा सुपर सेट ए का, जो कि होगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्स से बाहर कोई बात जाती ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल सेट है, इट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट व्हेन द ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, अगेन आप करके देख लेना। अगर वेन डायग्राम बनाओ ए है और कोई और सेट है ही नहीं तो यूनियन में ऑब्वियसली ये सिर्फ ए ही आएगा। अगेन इंटरसेक्शन की अगर मैं बात करूं सेकंड वाले में, तो ए है और ए का इंटरसेक्शन आप यू के साथ निकाल रहे हो, तो ए और यू इन दोनों के बीच में यही एलिमेंट है जो कि कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों का प्रूफ भी वेन डायग्राम से आ जाएगा। ये रफली मैंने बना दिया है, आप बना के खुद देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी लॉज होते हैं। अब इसके बाद हम अगले सेट ऑफ लॉज पे चलते हैं जो कि है कॉम्प्लीमेंट लॉज। कॉम्प्लीमेंट लॉज का मतलब है कि हम ए के साथ ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करना चाह रहे हैं और ए के साथ ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करना चाह रहे हैं, और हम देखना चाह रहे हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। एक और लॉ आता है इसमें कि ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो ये क्या आएगा। आप ही देख लो, ए यूनियन में ए का कॉम्प्लीमेंट, ए जो होता है वो ये अंदर वाला समान है और ए कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो ये बाहर वाला समान है। इन सबको अगर साथ में लेंगे तो ये पूरा यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा, राइट। तो इसी वजह से इसका आंसर होगा यूनिवर्सल सेट। ठीक, सिमिलरली अगर आप ये बोल रहे हो कि ये इधर ए का सेट है और ए का कॉम्प्लीमेंट बाहर है, इस बाहर ए कॉम्प्लीमेंट और इस ए में कोई भी एलिमेंट शायद कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन ऑफ कोर्स एक एम्प्टी सेट आएगा। ठीक, अगेन यहाँ पे हम देख लेते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। ए जो था वो तो ये सेट था, अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लेने गया
तो वो ये वाला सेट आएगा। अगर मैं इस बाहर वाले सेट का अगेन कॉम्प्लीमेंट लेने गया तो वो कौन सा सेट होगा? यूनिवर्स के वो एलिमेंट जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, यानी कि वो एलिमेंट जो यहाँ मौजूद है। और ये सेट क्या था? ये सेट तो ए था। देयरफॉर अगर हम देखें कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करने से हमें वही सेट वापस मिल जाता है। ठीक है, अगेन जब तक वेन डायग्राम का पार्ट क्लियर नहीं होता तब तक आपको ये कोई चीज़ समझ में नहीं आएंगी, अदरवाइज ये सारी चीज़ें बहुत ही ट्रिवियल है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको कॉम्प्लीमेंट लॉज समझ आए होंगे कि कैसे किया है। नहीं समझ आया, एक बार दोबारा इस पार्ट को रिवाइंड करके देख लीजिएगा और खुद वेन डायग्राम बना के पॉज कर करके देखिएगा। ठीक, अच्छा, अब हम लास्ट सेट ऑफ लॉज की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम मेजर पार्ट शुरू करेंगे इस चैप्टर का। तो ये लास्ट जो लॉज हैं ये है आइडेम्पोटेंट लॉज। बिफोर कि मैं ये लॉ एक्सप्लेन करूं, आप आइडेम्पोटेंट का मतलब समझ लीजिए। मैथमेटिक्स में आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है कि अगर आप सेम एलिमेंट्स के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब दो चीज़ों के बीच में एक ऑपरेशन का होना, उसे बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। आपने एक बाइनरी ऑपरेशन किया सेम चीज़ों में एंड जो आंसर है वो चेंज नहीं हुआ, वो सेम हो गया, तो हम इस एक एलिमेंट को आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कह देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कुछ सेट में ऐसी बात करना चाह रहे हैं कि हमें ये आइडेम्पोटेंसी वाला बिहेवियर देखने को मिले। ये हमें कब देखने को मिलता है? ये हमें तब देखने को मिलता है जब हम सेम सेट के बीच में यूनियन करें, तो ऑफ कोर्स आंसर जो है वो चेंज नहीं होता है, वो वही ओरिजिनल सेट आ जाता है। तो हम कहते हैं कि ए एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है व्हेन द बाइनरी ऑपरेशन इज यूनियन ऑफ सेट। ऐसा सिमिलरली हम तब भी कह सकते हैं जब ए इंटरसेक्शन ए करने से भी हमें ए मिल जाता है। तो अगेन ए इज एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट व्हेन द बाइनरी ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आइडिया क्लीन होंगे। ऑफ कोर्स इन्हें भी देखना है बाइनरी ऑपरेशंस को, तो आपको आइडेम्पोटेंट लॉस को तो वेन डायग्राम बना के देख लीजिएगा, वहाँ पे सब कुछ क्लीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 7 लॉज होते हैं रिलेटेड टू अलजेब्रा ऑफ सेट्स। इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं पूछने वाला आपसे, इतना आपको मेनली पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला टॉपिक जो है वो नई एनसीईआरटी में नहीं है, बट ये सेट थ्योरी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको समझ में आना ही चाहिए किसी भी सेंस में। ये है कि हम कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बनाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के, जिन्हें आप सिंपल भाषा में फॉर्मूलाज कह सकते हैं। तो बिफोर मैं फॉर्मूलाज की बात करूं, मैं थोड़ा सा आपको सेटअप एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पे वेन डायग्राम वगैरह कैसे बनाए गए हैं, क्या है। तो हमें पता है कि ये आउटर जो सेट होता है वो यू होता है, एक सेट ए मान लीजिए, एक सेट बी मान लीजिए। आगे का जो सेटअप है उसमें कभी कभी मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ कि यहाँ पे मान लो लिखा है x, यहाँ पे लिखा है y, यहाँ पे लिखा है z। ठीक है, तो ये जो है ये एलिमेंट नहीं है, ये जो है ये इस पर्टिकुलर एरिया में कितने चीज़ें रखी है वो बात हो रही है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, यहाँ लिख रहा हूँ 3 और यहाँ लिख रहा हूँ 7, तो मैं बोल रहा हूँ कि इस रीजन में यहाँ पे इस बीच में जितना भी सामान है यहाँ पे 5 चीज़ें रखी हुई है। ठीक है, अगेन ये जो 5 है इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अपने अपने रीजन में कितना सामान रखा है ये नंबर्स वो दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको इसीलिए एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्योंकि कई बार जब आप दोबारा अपने नोट्स देखेंगे या अगर कोई बना रहा होगा नोट्स, बाय द वे मेरे लेक्चर्स अगर अच्छे लग रहे हो तो आपको लगेगा कि ये शायद इस पूरे सेट के नंबर्स बता रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में कितने एलिमेंट्स रखे हैं वो नंबर दिखाने के लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगेन ये जो होगा वो इन दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स को दर्शाएगा, बेसिकली इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और ये जो है ये बी में कितने एलिमेंट्स है जो कि बाकी किसी में नहीं है, ये वो वाली बात हो रही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको सेटअप समझ में आया होगा। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ n ऑफ a, यानी कि a में कितने एलिमेंट है, तो a में x भी है और ये y भी a का पार्ट है एक्चुअली, है ना। तो मैं इसको x प्लस वाई लिखूंगा। उसी सेम तरीके से अगर मैं n ऑफ b लिखूं
तो ये y प्लस जेड होगा। मुझे उम्मीद है आइडिया समझ आ रहा होगा। b में y भी पार्ट है और z भी पार्ट है उसका, ठीक है। तो इस वजह से ये सेटअप पहले अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद हम अपने अगले रिजल्ट्स पे चलते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार से हैं, ये जो पिंक में लिखे गए हैं ये मेजर रिजल्ट्स हैं जो हमें प्रूव करने हैं, ठीक है। मैं या तो प्रूव कर दूंगा या फिर अगर मुझे लेक्चर ज़्यादा लंबा जाते हुए दिखेगा तो, नहीं तो अदरवाइज मैं प्रूफ ही कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको प्रूफ नहीं देखने हैं तो आप या तो स्किप कर लीजिएगा या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। क्या आपको प्रूफ बाय हार्ट करने हैं? नहीं, आपको बस इतना प्रूफ आना चाहिए कि अगर आपको कभी भूल जाओ फॉर्मूला तो आप निकाल पाओ। हालांकि कोशिश कीजिए कि आप ये जो ग्रीन में लिखे हैं ना इसे तो एज इट इज़ याद कीजिए, मिनिमम इतना तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम पहला फॉर्मूला देख लेते हैं कि यह है A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स होंगे उसका फॉर्मूला है, और इसको हम अभी फिलहाल डिराइव कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला था वो कुछ इस प्रकार था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। n ऑफ A इंटरसेक्शन B मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। हर बार इतना लंबा बोलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका अब प्रूफ कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें n ऑफ A यूनियन B की, तो यहाँ पे A यूनियन B में ये भी सब आएगा, ये भी सब आएगा, ये भी सब आएगा, यानी कि A यूनियन B में जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो होंगे x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ तक शायद सब ठीक है। अगेन मैंने देखा मुझे फॉर्मूला में A और B के टर्म्स में चाहिए। A में क्या है? n ऑफ A, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो n ऑफ A है x प्लस वाई और n ऑफ B है क्या? y प्लस जेड, ठीक है। तो मुझे x प्लस वाई साथ में चाहिए, है ना, और मुझे z प्लस वाई भी चाहिए, पर मेरे पास y एक ही था और मैंने एक ऐड किया तो एक को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज़ नोटिस कीजिएगा, a इंटरसेक्शन b जो है वो सिर्फ y है, ठीक है, उसमें y एलिमेंट्स है। तो अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हैं तो शायद आप आगे समझ पा रहे होंगे कि करना क्या है। x प्लस वाई जो है वो n ऑफ a है, राइट। z प्लस वाई या y प्लस जेड जो है वो n ऑफ b है, और माइनस y इज माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b, और यही हमारा फॉर्मूला है जो हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो ये इस तरीके से निकाला जाता है। बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है। पता नहीं लोग बोलते प्रूफ नहीं करना, इतना प्रूफ एक्चुअली मैथमेटिक्स का जो मेन एसेंस है वो प्रूफ में ही है। अगर आप में से कोई हायर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जितने भी लोग, मैं तो एक मैथ्स टीचर हूँ, मैं जेई टीचर नहीं बोलता खुद को कभी भी। तो मैथ्स टीचर का हमेशा एक स्वार्थ होता है कि जो भी उनसे पढ़ रहा है वो आगे चल के मैथमेटिशियन बनेगा रैदर दैन इंजीनियर बने, ठीक है। इंजीनियर्स को कोई हेट नहीं है, बट इंजीनियर्स का काम बहुत डिफरेंट होता है, मैथमेटिशियंस का काम बहुत डिफरेंट होता है। तो ये मेरा तो स्वार्थ है डेफिनेटली। तो इसी वजह से जो मैथमेटिशियंस होते हैं वो प्रूफ बेस्ड लर्निंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और प्रूफ करना इतना आसान काम नहीं होता, हर किसी के बस की बात नहीं होती है, ठीक है। तो आप प्रूफ समझिए, अगर आप प्रूफ समझ गए तो आपको समझ आ जाएगा कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अब अगेन इससे पहले एक रिजल्ट देखा था हमने, क्या कि भैया जब A इंटरसेक्शन B जो है वो एक एम्प्टी सेट है, तो अगर ये एम्प्टी सेट है तो आपको देख पा रहे हो क्या, n ऑफ A इंटरसेक्शन B जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हुआ तो ये होगा n ऑफ A प्लस n ऑफ B, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसे मैं अलग से कोई प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। अगर ये एम्प्टी सेट है तो ये जो पूरा टर्म है ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम अगले वाले चीज़ पे चलेंगे जो कि है n ऑफ A माइनस B। इसको हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे हम प्रूफ कर लेते हैं। यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं। इसका फॉर्मूला है n ऑफ A माइनस B था, राइट, A माइनस B, यस। तो n ऑफ A माइनस B था n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। वैसे भी ये बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे काम करेगा। A माइनस B, अगर आपको पुराना लेक्चर्स याद हो तो A माइनस B ये वाला सारा पार्ट होता है ना, जो कि क्या है, पूरे A में से ये इंटरसेक्शन को रिमूव कर दिया गया है, तो जो बचेगा वही होगा A माइनस B, और वही यहाँ पे दिखाने की कोशिश है। हालांकि मैं इसका प्रूफ भी बाकायदा ढंग से कर देता हूँ। n ऑफ A माइनस B हमें वेन डायग्राम से दिख रहा है, इट इज़ नथिंग बट x
ठीक है, लेकिन मुझे ए चाहिए। ए के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एन ऑफ ए मुझे क्लियरली पता है वो है एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो मुझे एक्स प्लस वाई बनाना है, पर अगर एक्स प्लस वाई बनाना है तो मुझे एक माइनस वाई भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वाई ऐड किया है तो वाई को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे थोड़ी वाई लिखा हुआ है, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे प्लस और माइनस वाई किया। अगर मैंने प्लस और माइनस वाई किया तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है ये जो पहला ब्रैकेट है ये एन ऑफ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑब्वियसली वेन डायग्राम से दिख रहा है ये वाई है, तो ये एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। देयरफॉर हमारा फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, वैसे तो ये कॉमन सेंस से भी दिखाई दे रहा है, बट स्टिल अगर प्रूफ की भी रिक्वायरमेंट है तो वो यहाँ पे। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स है वो भी देख लेते हैं। इससे रिलेटेड दो रिजल्ट आते हैं। क्या, एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन माइनस ए है। ऐसा क्यों है? क्यों? हमने अभी अभी पढ़ा डी मॉर्गन्स थ्योरम कहता है कि डी मॉर्गन्स लॉ रैदर कहता है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये खुद क्या होता है, ये यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, और हमने माइनस का फॉर्मूला यहाँ पे देख रखा है। ठीक है, तो अगर हम इस फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला है इसको यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो अगर हम n निकालेंगे तो वो क्या होगा, n ऑफ दिस माइनस n ऑफ दिस इंटरसेक्शन दिस। लेकिन यूनियन का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी से करोगे तो वो यही सेम चीज आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये मेनली डी मॉर्गन्स के एप्लीकेशन है। सिमिलरली नेक्स्ट वाला अगर देखा जाए, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आपको क्लियरली दिख रहा है, ये होगा ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि आएगा यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, तो अगेन आप यहाँ पे नंबर लगाओगे तो वो इसी फॉर्मूला का एप्लीकेशन बनेगा, जो कि है यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो वाइट में लिखे हैं ये पिछले वाले रिजल्ट्स का ही एप्लीकेशन है क्लियरली, तो मैंने इसीलिए उस चीज को अलग से प्रूफ करना जरूरी नहीं समझा। इंस्टेड आप मेन रिजल्ट प्रूफ देखिए और बाकी के सारे आप इन्हीं से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा इन सबको डिराइव करने का, एक तरीके से आप अपना होमवर्क ही मान लीजिए। अब मैं आता हूं तीसरे फॉर्मूला पे। तीसरा फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं जैसे पहले वाले थे। तो तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। तो ये होता है एन ऑफ ए प्लस, एक सेकेंड, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और एक और कॉमन सेंस से भी आता है, हमें पता है ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो होता है वो ये वाले सारे के सारे एलिमेंट्स आते हैं, वो जो सिर्फ ए में है, एंड या एंड मतलब और बोलना चाहिए रादर मुझे, वो जो सिर्फ बी में है। तो हमें करना क्या होता है, इस पूरे यूनियन में से सिर्फ ये y को सब्ट्रैक्ट करना होता है ना। तो इसे इसीलिए ऐसा भी लिखा जाता है, दिस इज नथिंग बट एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये सेकंड वाला एज सच इसके लिए कोई प्रूफ खास रिक्वायरमेंट नहीं है, ये क्लियरली वेन डायग्राम से दिख रहा है। हम फोकस करेंगे जो हमने ये पहले लिखा था इस पे। ठीक है, प्रूफ में कोई डिफरेंस नहीं है, ये अभी भी वैसा ही चलेगा। हमें क्लियरली पता है ए इंटरसेक्शन बी बोल रहा हूँ, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में हमें जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो ये और ये मिलेंगे, y नहीं मिलेगा। तो एन ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होगा, वो होगा x प्लस जेड। अगेन मुझे a चाहिए, तो मुझे पता है एन ऑफ a इज नथिंग बट x प्लस वाई। ठीक है, एन ऑफ b इज नथिंग बट y प्लस जेड। ठीक है, तो अगर मुझे x प्लस वाई चाहिए तो मुझे इसके साथ एक माइनस वाई भी करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे z प्लस वाई चाहिए तो मुझे इसके साथ भी एक माइनस वाई करना पड़ेगा। और ये मैंने क्यों किया है, ये मैंने इन फॉर्मूलाज को पिक्चर में लाने के लिए किया है। एक और चीज़ हमें पता ही है, ऑफ कोर्स अब तक तो याद ही हो गया होगा, इतनी बार बोल चुका हूँ, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ y नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ये बनेगा x प्लस वाई, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये कभी कभी मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, ऑफलाइन टीचर हूँ ना इसलिए। तो ये प्लस y प्लस जेड और माइनस वाई माइनस का 2y हो गया। अब आपको रिप्लेस करना है और कुछ नहीं, x प्लस वाई जो है वो n ऑफ a है,
y प्लस जेड जो है वो एन ऑफ बी है, एंड 2 टाइम्स y जो है वो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। और यही हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम फॉर्मेट में सारे के सारे प्रूफ होते हैं। आपको बस एक बार खुद प्रैक्टिस करके देख लेना है और थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए जब आप प्रूफ कर रहे हैं ना इन चीज़ों को, तो थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, इतना नेचुरली इतना इजीली नहीं आता है, ठीक है। तो अब हम अगले कुछ रिजल्ट्स पे आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, जब हम 2 सेट के बजाय 3 सेट की बात करेंगे, ठीक है। तो हम अगले सेट ऑफ रिजल्ट्स की तरफ बढ़ते हैं। राइट तो जो अगले सेट ऑफ रिजल्ट्स हैं वो ये रहे। देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यूनियन है और यहाँ पे सब जगह इंटरसेक्शन है। इसका ठीक उल्टा नहीं होता है। ऐसा मत करना कि यहाँ पे सारे के सारे इंटरसेक्शन है और यहाँ सबको यूनियन बना देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने मर्जी के रिजल्ट मत बनाइए, ठीक है। जो दिया है वो कीजिए, उससे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, बट ये हमेशा नहीं होगा। आप हार्डकोर प्रूफ करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा ही सिमिलरली एक ये रिजल्ट है, और ये 5th वाला अगर आप समझ गए तो आप सारे के सारे समझ जाएंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 सेट। कहने का मतलब है कि अगर 3 सेट है, मैं थोड़ा ढंग से बना देता हूँ, 1 2 और 3, तो ऐसे वाले एलिमेंट्स जो कि सिर्फ एक बार में सिर्फ एक ही सेट में आते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे उसका भी ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को डिराइव करेंगे, और बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बस इसके वेन डायग्राम्स मेनली हमें देखने हैं। तो ये वेन डायग्राम का कुछ सेटअप है, मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, ठीक है। ए बी और सी है, और इनके बीच में मैंने आपको बताया ही है कि नंबर्स का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि दिखाई दे रहा होगा, ये जो बोर्ड में यूज़ कर रहा हूँ इसमें थोड़ा लिमिटेड फंक्शनैलिटी है। मैं दूसरे बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, दूसरे बोर्ड सॉफ्टवेयर पे, हालांकि फ़िलहाल इसी से यूज टू हूँ, तो मैं यही करूँगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, ये स्मॉल सी है, ठीक है। ये जो है ये स्मॉल सी है, और ये बाहर जो लिखा है वो कैपिटल सी है। ऑफ कोर्स मैंने पहले भी बोल ही रखा है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जनरली, ये एलिमेंट नहीं है हालांकि, ठीक है, पहले ही बता दिया। चलो, तो अब अगर हम ध्यान दें, हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। और ये आएगा क्या, ये आएगा इन सब का एडिशन, यानी कि आएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ एंड जी, ठीक है। यही 7 रीजन है इसमें जिनका ये सम आएगा। अच्छा, अब मुझे पता है एन ऑफ ए जो है वो क्या है, ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। एन ऑफ बी क्या है, एन ऑफ बी है बी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। एंड एन ऑफ सी क्या है, एन ऑफ सी है, यहाँ पे कर देते हैं, एन ऑफ सी जो है वो है सी प्लस डी प्लस ई प्लस जी, ठीक है। इसी सेम तरीके से हम इंटरसेक्शन की भी बात कर सकते हैं। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आएगा एफ प्लस जी, ठीक है। सिमिलरली एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी ये वाला हिस्सा है जो कि है ई प्लस जी। फाइनली एन ऑफ हमारे पास बच गया ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए बोल लो, ये क्या आएगा डी प्लस जी, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ डी प्लस जी। इसके अलावा हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो कि आएगा जी, ये सभी में कॉमन है ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए। अब हमें मेनली काम करना है इस पे, तो हम ज़रा इस पे आते हैं, अगले पेज पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी जो कि था ए प्लस बी बोल के डी लिख रहा हूँ मैं, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ठीक है। अगेन मैंने देखा था जो ए है वो है ए डी एफ जी, तो मैं ए के साथ डी एफ और जी यही चाहिए थे मुझे, यही चाहिए थे। तो ए डी एफ और जी इन्हें साथ में ले आता हूं। अगर मैंने इनको ऐड किया तो मुझे इन्हें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा।
आप बोल सकते हो कि यहीं से ले लो ना। वेल मैं यहीं से नहीं लेना चाह रहा क्योंकि इनका अपना कुछ काम होगा, आगे चल के देख लेंगे, वैसे तो कैंसिल हो ही जाएगा जो भी जैसा भी चीज़ें चाहिए। ठीक। सिमिलरली मेरे पास जो बी था वो था BEFG। तो यानी कि बी तो है, उसके साथ EF और G चाहिए था। अगर चाहिए था तो माइनस भी तो करना पड़ेगा, आपने अगर खुद ऐड किया है तो खुद माइनस भी कीजिए। और C के साथ मेरे को क्या क्या चाहिए था, C के साथ D, E और G चाहिए थे। तो C के साथ है D, E और G। बट जो आपने ऐड किया उसे आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। और इसके साथ बचा, ये था A, B और C के साथ हो गया, इसके साथ बचा D, E, F एंड G। ठीक। अच्छा, अब यहां पे ये जो तीन चीजें हैं इन्हें मैं क्लियरली लिख देता हूं। ये है N of A प्लस N of B प्लस N of C। ठीक। अच्छा, अब यहां पे कुछ कुछ कैंसिल करना है तो कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, हम इसमें से कुछ चीज़ें कैंसिल कर ही देते हैं। ठीक है, इजी पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऑलरेडी चीज़ें बना दूँ क्या, कुछ बना देते हैं, नहीं तो कुछ चीज़ें और बना देते हैं। जैसे कि A इंटरसेक्शन B के लिए मुझे F प्लस G चाहिए, बट मेरे पास F माइनस G है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ये F प्लस G बन जाएगा। ठीक है, माइनस का D अभी भी बचा हुआ है मेरे पास एक। नेक्स्ट मेरे को E प्लस G एक चाहिए था, है ना, E प्लस G यहां से निकल आएगा। E प्लस G अगर निकल आया तो माइनस का E प्लस G। ठीक है, यहां पे E है और यहां पे G है, ये भी तो चाहिए थे, तो इन दोनों को मैंने निकाल दिया और मेरे पास यहां पे एक माइनस का F बचा हुआ है अभी भी। तो ये सारे के सारे टर्म्स डन है। इसके बाद DEG है ना, और मुझे एक और टर्म चाहिए था D प्लस G का। ठीक है, C इंटरसेक्शन A बनाने के लिए, तो मैंने माइनस लिया, D प्लस G बना दिया, और यहाँ पे एक माइनस का E भी बचा हुआ है, और यहाँ पे है D, E, F और G। ठीक है, अब ये जो एक्स्ट्रा वाले हैं इन्हें मैं माइनस कर सकता हूँ। तो ये देखो, ये माइनस का D है और ये प्लस का D कैंसिल हो जाएगा, माइनस का E है प्लस का E कैंसिल हो जाएगा, माइनस का F है प्लस का F कैंसिल हो जाएगा। तो N ऑफ A, N ऑफ B और N ऑफ C तो पहले से ही थे, इन्हें लिख लो। माइनस F प्लस G था N ऑफ A इंटरसेक्शन B, यहाँ पे हमने पिछले स्लाइड में लिखा भी था। ठीक है, फिर E प्लस G था माइनस N ऑफ B इंटरसेक्शन C, एंड यहाँ पे था D प्लस G जो कि था माइनस N ऑफ C इंटरसेक्शन A, और आपके पास एक G बचा हुआ है प्लस का, पर ध्यान दीजिएगा G तो ये है, G तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C है, तो प्लस N ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, और यही आपका रिक्वायर्ड फॉर्मूला है, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। आप दूसरा काम ये भी कर सकते थे कि यहीं पे आप D, F और G को ले लेते और बाकी सब में चीज़ें ऐड कर रहे होते, आप वो भी कर सकते हो, बट मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जिस चीज़ को छेड़े जाने की ज़रूरत नहीं है उसे क्यों छेड़ा जाए, है ना। चलो, तो ये हो गया पहला वाला प्रूफ। अब इसके बाद एक और रिजल्ट है जो कि था कि हम एग्जैक्टली एक सेट में जो एलिमेंट्स है जो कि A, B और C है, इन्हें हम कैसे निकालते हैं, इनका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, अगेन तो अगर मैं यहाँ पे ये नंबर है इसको मैं n बोल देता हूँ। ठीक है, n ऑफ एलिमेंट्स इन वन सेट। ठीक है, एलिमेंट्स इन वन सेट, हालांकि इसका कोई ऐसा सिंबल नहीं होता है, बट मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। तो ये क्या होगा, ये होगा A प्लस B प्लस C, है ना। अब अगेन मेरे को यहाँ पे वही सारा काम करना पड़ेगा, मेरे को A चाहिए, यानी कि D, G और F को इसमें ऐड करना पड़ेगा A में, जो ऐड किया उसे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना। एक स्टेप में करके दिखा देता हूँ। N ऑफ D, A के साथ मुझे D, G और F चाहिए होगा, क्यों, मुझे A बनाना है, N ऑफ A बनाना है। N ऑफ A तो ये पूरा है, लेकिन जो मैंने ऐड किया वो मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सिमिलरली B जो है, B के साथ मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, B के साथ F, E, F, G। ठीक है, तो मैं E, F और G को ऐड कर देता हूँ। अगर मैंने ऐड किया तो ऑब्वियसली मुझे सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है F एंड G।
सिमिलरली लास्ट वाला कर देता हूँ, सी के साथ मुझे चाहिए डी ई एंड जी। अगर डी ई एंड जी ऐड किया तो डी ई एंड जी सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगेन यहाँ पे अगला तो दिख ही रहा है, ये जो ब्रैकेट है इन्हें मैं लिख देता हूँ एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, ये तीनों ब्रैकेट्स थे, ठीक। अब इसके बाद मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 2d बनेगा, 2d बनेगा एक, ठीक है। तो माइनस का 2d और f भी 2 बार आया है, माइनस का 2e कर देता हूँ पहले, फिर माइनस का 2f है और माइनस का 2g है ना, सारे के सारे 2 बार है। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मुझे d के साथ यहाँ पे देख लो अगर आप, तो मुझे एफ जी ई जी और डी जी चाहिए, है ना। तो f के साथ मुझे g का रिक्वायरमेंट है, f के साथ अगर g का रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे मुझे -2f है, मुझे एक माइनस का 2g लाना पड़ेगा। क्यों, इसमें से -2 कॉमन ले लूँगा ना, तो ये बन जाएगा माइनस का 2 f प्लस जी, और यहाँ पे माइनस का 2g था तो मुझे साथ में एक प्लस का 2g भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। इस -2g को मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, रहने दो। सिमिलरली मुझे e और g चाहिए था, e और g भी चाहिए था, तो यहाँ पे e प्लस g करना पड़ेगा मुझे, पर माइनस का 2g है तो प्लस का 2g भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ लिख देता हूँ प्लस का 2g। नेक्स्ट मेरे को f के साथ भी एक तो g चाहिए, तो माइनस का 2 f के साथ हो चुका, d के साथ चाहिए d प्लस g, लेकिन ये माइनस का 2g बनेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो मुझे एक प्लस का 2g और ऐड करने पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए, और एक माइनस का 2g तो है ही हमारे पास, ठीक। तो यहाँ तक मुझे लगता है सब ठीक ही रहा होगा। अब इसके बाद ये क्या है, ये तो n ऑफ a, n ऑफ b और n ऑफ c है। अब यहाँ पे -2fg -2eg -2dg, ये ऐसे ही आएगा -2 n ऑफ a इंटरसेक्शन b -2 n ऑफ b इंटरसेक्शन c एंड -2 n ऑफ c इंटरसेक्शन a, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या बचा वो देख लेते हैं। एक 2g है, ठीक, एक 2g है, 2 2g है, 2 4 और 6 2g है, राइट। तो मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है, आई थिंक मैंने यहाँ पे शायद कुछ गड़बड़ किया है। नहीं, आई थिंक सब ठीक ही है, आई थिंक सब ठीक है। नहीं सब ठीक कैसे है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ गड़बड़ है, गड़बड़ मिल गई मुझे। गड़बड़ ये है कि यहाँ पे जी तो 3 बार है, तो मुझे यहाँ पे माइनस का 3g लिखना पड़ेगा, है ना। देखा, वही तो है, गड़बड़ मिल गया था मुझे। तो ये माइनस का 3g है, अगर माइनस का 3g है तो ये 2 + 4 + 6, लेकिन माइनस का 3 किया तो ये प्लस का 3g हो जाएगा, और g जो है वो है n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मूला बन के रेडी हो जाता है। अगर आपको इन दो में से एक ही का प्रूफ करने का टाइम है तो ये सेकंड वाला ज़रूर कीजिएगा, ये सेकंड वाला आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों प्रूफ समझ आए होंगे, और मेरी तरह प्लीज़ ऐसा मिस्टेक मत करना, थोड़ा ध्यान से कर लेना। मैं थोड़ा जल्दी में करता हूँ ना यार वीडियो बनाने के लिए, तो थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे मेन सारे के सारे प्रूफ्स ख़त्म होते हैं इस चैप्टर के। अब मतलब सेट थ्योरी में इतने ही प्रूफ्स हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की बारी है। मैथमेटिक्स में बिना प्रॉब्लम सॉल्विंग के कुछ होता भी नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि एक ग्रुप है 70 लोगों का, जहाँ पे 37 लोगों को कॉफ़ी पसंद है, 52 लोग को टी पसंद है, एंड ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ देम। मतलब कि ऐसा नहीं है कि 70 में कुछ लोग ऐसे भी निकल गए जिनको कोई भी ड्रिंक नहीं पसंद, है ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वजह से हमें यहाँ से जो मेनली पता चलता है वो ये कि हमारे यूनिवर्सल सेट में टोटल 70 लोग हैं। लेकिन एक और ख़ास बात है, अगर आपने कॉफ़ी को सी से डिनोट किया और टी को टी से डिनोट किया, टी को टी से कितना अजीब लग रहा है, तो हमें ये भी पता चलेगा कि सिंस हर एक को कुछ ना कुछ तो पसंद है, तो ये जो सारे के सारे 70 लोग हैं ये सी यूनियन टी में भी आएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब अगर आप वेन डायग्राम बनाओगे, ऐसा सी हो गया, ऐसा टी हो गया, तो यहाँ
इधर वाले सेक्शन में आपको कोई भी बंदा नहीं मिलेगा क्योंकि सारे के सारे एक ना एक में आते ही हैं, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने ये चीज़ लिखा कि सी यूनियन टी में यूनिवर्सल सेट के सारे बंदे आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा क्या है, दूसरा आपको एक चीज़ दे रखा है, एन ऑफ सी दिया हुआ है जो कि है 37 एंड एन ऑफ टी भी आपको गिवन है जो कि है 52। आपको बोला है कि बोथ निकालना है, बोथ यानी कि जिनको दोनों पसंद है, यानी कि सी और टी के कॉमन बंदे आपको चाहिए, है ना। तो अगर आपको कॉमन बंदे चाहिए तो आपको क्या चाहिए, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। लेकिन ये निकालने के लिए आपको जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो क्या है, एन ऑफ सी यूनियन टी इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी, है ना। अब हमें ये चाहिए, तो ये निकालने के लिए इसे दूसरे तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के, तो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी आ जाएगा। एन ऑफ सी मैं सीधा वैल्यू पुट कर देता हूँ 37, एन ऑफ टी जो कि है 52 माइनस एन ऑफ, ये वाला यहाँ पे प्लस था इधर आके माइनस हो जाएगा, एन ऑफ सी यूनियन टी जो कि होगा 70। अब जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 89, ये 89 हो जाएगा माइनस 70, यहाँ लिख भी देता हूँ 89 माइनस 70 विच इज़ 19। तो ये सीधा सीधा इस फॉर्मूला का यूज़ था, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो सीधा सीधा हो जाएगा। अदरवाइज इसको करने का एक दूसरा तरीका वेन डायग्राम से भी हो सकता है, बट ये वाला ऐसे ही सिंपल लग रहा था इसलिए मैंने इसको ऐसे ही करा दिया, ठीक है। एक सिंपल सा वार्म अप क्वेश्चन था कि फॉर्मूला एटलीस्ट याद रह जाए, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन मैंने पहली बार में गलत लिख दिया था तो इस वजह से मुझे इस पार्ट को एडिट करना पड़ेगा तो क्वेश्चन अब है हमारी स्क्रीन में कि 600 स्टूडेंट्स है एक स्कूल में, जिसमें से 150 टी ले रहे हैं, 225 कॉफ़ी ले रहे हैं एंड 100 जो है वो टी एंड कॉफ़ी दोनों ले रहे हैं। हमें पूछा गया है उन बंदों के बारे में बताइए जो नाइदर टी ले रहे नॉर कॉफ़ी ले रहे। तो इसको मतलब है कि हमें चाहिए एन ऑफ नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, यानी कि वो दोनों में से कोई भी नहीं ले रहे, ऐसा कुछ चाहिए हमें, है ना। कि वो टी में भी नॉट है एंड कॉफ़ी में भी नॉट है, ठीक है। एंड आ रहा है बीच में, इसी वजह से मैं दोनों को साथ में लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में हमें पता है, हमने ऐसा अभी एक फॉर्मूला देखा था, ये कुछ नहीं होगा, ये यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ टी यूनियन सी होगा, है ना। अब तो हमें मेनली टी यूनियन सी के बारे में पता लगाना है। अब अगेन टी यूनियन सी के बारे में हमें फॉर्मूला पता ही है, एन ऑफ यू जो है यूनिवर्सल, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल स्टूडेंट्स थे 600, ठीक। अब टी यूनियन सी हम कैसे निकाल सकते हैं, एन ऑफ टी देन प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी, यही तो फॉर्मूला था। तो अगर हम यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, एन ऑफ टी हो गया जो लोग चाय ले रहे हैं जो कि है 150 प्लस 225 हो गया कॉफ़ी का, माइनस जो दोनों ही चीज़ों को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अब जब आप ये सारी चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 600 माइनस 275 जो कि इक्वल होगा 325 के, ठीक है। तो ये जो है ये कुछ नहीं, फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन है। अगेन ज़रूरी नहीं है कि आप इसे ऐसे करें, इसको वेन डायग्राम के थ्रू थोड़ा और जल्दी भी किया जा सकता है। हम वेन डायग्राम पे और क्वेश्चंस आगे देखेंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अभी सिर्फ फॉर्मूलाज रिवाइज करा दे रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हमने 2 फार्मूला यूज़ किए, पहला ये और दूसरा ये यूनियन वाले का एक्सपेंशन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है वो एक स्टार मार्क के साथ मैंने दिया है कि आप इसको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या बोला है, ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट हाँ पढ़ के ज़रूर जाइएगा। तो क्या बोला है यहाँ पे कि 200 लोग हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर था किसी तरीके का, जिसमें से 120 को केमिकल 1 दिया गया C1, ठीक है। केमिकल C2 50 लोगों को दिया गया, एक्सपोज मतलब वो केमिकल उनको दिया गया था, या उन्हें खाने के लिए दिया होगा, लगाने के लिए दिया होगा, वॉटेवर, वो हमारा काम नहीं है जज करना, ठीक है। 50 तो 120 लोग हैं केमिकल 1, 50 है केमिकल 2 पेशेंट्स रादर, एंड 30 लोग हैं जिनको दोनों केमिकल दिए गए थे, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल फाइंड आउट करने हैं। कैसे, पहला जो जिनको केमिकल 1 दिया गया लेकिन केमिकल 2 नहीं दिया गया, दूसरा जिनको केमिकल 2 दिया गया बट नॉट केमिकल 1,
ठीक है। और तीसरा, जिन्हें केमिकल C1 और C2 दिया गया, यानी कि और है तो यूनियन की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, C1 बट नॉट C2 का मतलब होता है C1 माइनस C2, C2 माइनस C1, ठीक है। तो अगर आप इन्हें फॉर्मूला से करना चाहें तो फॉर्मूला से कर सकते हैं, बट मैं तब से वेन डायग्राम बोल रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वेन डायग्राम से ही इसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो हमें सिचुएशन कुछ इस प्रकार की दी गई है कि हमारे पास दो केमिकल्स हैं जो हम लोगों को दे रहे हैं, एक है C1 और दूसरा है C2, ठीक है। मेरे फिगर पे मत जाइए, मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ और मेरे को डिजिटल सॉफ्टवेयर पे लिखने में वैसे भी दिक्कत होती है, ठीक। और ये जो है ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। अगेन अगर आप क्वेश्चन में देखें तो यूनिवर्सल सेट में 200 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 200 लोग हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ 200, चलो ठीक है, यहाँ नहीं लिखते हैं। हम एक काम करते हैं, हमने सबसे पहले हमें पता है कि दोनों में जो कॉमन है C1 एंड C2 वो है 30, तो यहाँ पे 30 लोग होंगे। अगेन जिन्हें C1 दिया गया वो 120 है, बट 120 में से 30 तो यहाँ पे है, तो अगर 120 में से 30 यहाँ पे है तो यहाँ पे 120 माइनस 30 जो कि होंगे 90 लोग, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये वाला आइडिया समझ आ रहा है कि यहाँ पे 90 क्यों लिखा है, 120 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि 30 मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ यहाँ पे। तो इस वजह से यहाँ पे जिनके पास सिर्फ केमिकल 1 है वो है 90, दूसरा जिनके पास सिर्फ केमिकल 2 है 30 काउंट कर चुका हूँ, और वहाँ पे 50 लिखा था, केमिकल 2 इस पूरे में 50 लिखा था, तो यहाँ पे होगा 50 माइनस 30 जो कि है 20, ठीक है। और अगेन अगर आप चाहें तो ये वाला निकाल सकते हैं, कैसे, ये जो सारे का सारा तामझाम है ये कितना है, ये 90 है और ये प्लस 50, 90 प्लस 50 140 हो गया। 140 को 200 में से माइनस किया तो आपको 60 मिलेगा। तो यहाँ पे जिनको कोई भी केमिकल नहीं दिया गया वो है 60 लोग, ठीक है। तो अगर पूछा गया है तो हमें रिक्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है ना, आपने जब वेन डायग्राम किया तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, जब आपको मतलब दिख रहा है ना क्वेश्चन में कि ऐसा कुछ हो रहा है कि कॉमन दिया गया है, हम बाकी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, तो ये काफ़ी फास्ट प्रोसेस है। ये आपको बस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ नहीं। जब आपने ये सारे एलिमेंट्स निकाल लिए तो आप क्वेश्चन तो आपका बहुत ईजी हो जाएगा। आपको पहले क्या बोला था कि केमिकल 1 बट नॉट 2, तो यानी कि वो ये वाला हिस्सा होना चाहिए, सिर्फ केमिकल 1 वाला हिस्सा होना चाहिए, जो कि क्लियरली दिख रहा है फिगर से, वो होंगे 90, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें देखा जाए कि केमिकल 2 दिया है बट केमिकल 1 नहीं देना है, वो ये वाले हिस्से हैं जो कि है 20 लोग। एंड फाइनली हमें बोला गया कि जिन लोगों को केमिकल 1 और केमिकल 2 दोनों दिया गया, हमने इन सबको ऐड कर देना है जो कि हो जाएगा 140, ठीक है। तो मुझे क्लियर है। वैसे तो हमने यहाँ पे ये 60 भी निकाल दिया था, क्वेश्चन में ये भी दिया जा सकता था कि वो बताइए जिनको दोनों में से कोई केमिकल नहीं दिए गए, तो वो 60 भी है। और भी ऐसी ये चीज़ें मैच कर करके पूछी जा सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और देख पा रहे होंगे कि वेन डायग्राम कितना पावरफुल टूल है। मैंने जब वेन डायग्राम समझाया था तब भी मैंने यही बोला था, अगर आप इस पे कमांड रखते हैं तो सेट थ्योरी के ज़्यादातर सवाल आपसे बन जाएंगे, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके यार, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स बड़ा क्वेश्चन है, ये जेई मेंस का सवाल है, तो ये एक PYQ क्वेश्चन है। हालांकि आजकल सेट थ्योरी पे क्वेश्चन थोड़े से कम हो गए हैं, थोड़े लिमिटेड हो गए हैं, बट अगेन यहाँ पे हमें क्वेश्चन है तो कर ही लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 140 स्टूडेंट्स हैं जिनको 1 से लेके 140 तक नंबर दिए गए हैं, आप रोल नंबर मान लो, जो भी मान लो, जहां पे जो इवन नंबर वाले बंदे हैं उन्होंने मैथ्स ऑप्ट किया है। क्या बात है, प्राउड मोमेंट फॉर मी। उसके बाद जिन लोगों का नंबर 3 से डिविजिबल था वो फिजिक्स कोर्स में गए हैं, और जिनका 5 से डिविजिबल था वो केमिस्ट्री कोर्स में गए हैं, ठीक है। तो नंबर्स जैसे मान लो अगर मुझे 5 मिला होता तो मैंने केमिस्ट्री कोर्स लिया होता, फिजिक्स नहीं लिया होता और मैथ्स नहीं लिया होता, है ना। लेकिन अगर 15 नंबर होता मेरा, तो मेरे पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों होता, क्योंकि मेरा 3 से भी जा रहा है 5 से भी जा रहा है ना। 10 होता तो मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों होता मेरे पास, ठीक है। तो उसी तरीके से है ये क्वेश्चन, कुछ जानबूझ के ऐसा बनाया गया है। तो हमें बोला गया है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए जिन्होंने डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द 3 कोर्स, तीनों को छोड़ के जिन्होंने काम किया है, ठीक है। तो पहला चीज़, आप चाहो तो इसमें वेन डायग्राम के बारे में सोच सकते हो, बट हम यहाँ पे वेन डायग्राम से नहीं करेंगे, बेहतर रहेगा कि हम इसको फॉर्मूला से करें, ठीक है। देख लेते हैं कैसे कैसे होगा। अगर मैं इसका सिर्फ एक एक रफ आइडिया भी बनाऊं कि इसे सॉल्व कैसे किया जाए, पहले हमारे पास एक यूनिवर्स है जहाँ पे हमारे पास 140 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 140 है,
इसमें से कुछ लोगों ने मैथ्स लिया, कुछ लोगों ने फिजिक्स लिया और कुछ लोगों ने केमिस्ट्री लिया, है ना। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। साइज के ऊपर मत जाइए, ठीक है, मैंने ऐसे ही बना दिया है फॉर आइडिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे वो चाहिए जिन्होंने ना तो मैथ्स लिया हो, ना तो फिजिक्स लिया हो, ना तो साइंस लिया हो, यानी कि वो यहाँ कहीं बाहर वाले एलिमेंट्स हैं। अब ये बाहर वाले एलिमेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो ये कैसा है, ये m ऑफ यूनिवर्सल माइनस m यूनियन p यूनियन c है ना, जो कि आएगा कैसे, m बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे n होना चाहिए था, m क्यों बोल रहा हूं मैं, m फॉर मैथमेटिक्स की वजह से बोल रहा हूँ क्या तो मैं इसे दोबारा लिख देता हूँ। तो हमें जो चाहिए, जो एक्चुअल जो नंबर्स है वो ये बाहर वाले हैं, तो वो लिखा जा रहा है यूनियन माइनस m यूनियन p दोबारा से p यूनियन c, ठीक है, ऐसे लिखा जा रहा है ये, जो कि हमारे फॉर्मूला के अनुसार आएगा क्या, यूनिवर्सल माइनस n ऑफ m यूनियन p यूनियन c के, है ना। तो अगर हमें ये निकालने को मिल जाए तो आई थिंक हम बाकी की सारी बातें कर सकते हैं, राइट। तो हमें मेनली ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला एक और पड़ा हुआ है, क्या, मैं बार बार m क्यों लिख रहा हूँ, n ऑफ m यूनियन p यूनियन c। तो इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है, n ऑफ m प्लस n ऑफ p प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ m इंटरसेक्शन p माइनस n ऑफ p इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ c इंटरसेक्शन m एंड प्लस में आ रहा है फाइनली n ऑफ m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c, ठीक है। अब ये इंटरसेक्शंस के क्या मतलब है, वो बंदे जिनके पास मैथ्स और फिजिक्स दोनों है ना, मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों है, तो उस तरीके से हमें ये क्वेश्चन करना है, ठीक। तो हमारा पहला गोल होगा ये निकालना, जिसके लिए हमें ये सारे के सारे एलिमेंट्स चाहिए, ठीक। तो अब हम आगे बढ़ते हैं जरा इस क्वेश्चन में। हमें पहला चीज चाहिए जो कि है n ऑफ m। अगेन ध्यान दीजिएगा, हमें 1 से लेके 140 तक के रोल नंबर्स दिए गए हैं। अब इसमें से हमें क्या ढूंढना है, हमें मैथ्स में कितने लोग आएंगे वो ढूंढना है। मैथ्स में कितने लोग आएंगे, वो लोग आएंगे जिनका जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर्ड है। अब इवन नंबर्ड कैसे होंगे, 1 से लेके 140 में हमारे पास 140 नंबर्स हैं और हर दूसरा नंबर जो है वो इवन है, यानी कि इन टोटल में से आधे जो नंबर है वो तो इवन होंगे ना। तो अगर वो आधे इवन होंगे तो वो कितने आएंगे, वो आएंगे 70। तो n ऑफ m जो होगा वो 70 होगा। 70 लोग मैथमेटिक्स के कोर्स में पक्का होंगे, ठीक है। बाकी के में भी हो सकते हैं बट मैथ्स में तो होंगे ही होंगे। अच्छा, इसी सेम तरीके से अगर मैं p की बात करूं तो मुझे वो नंबर्स चाहिए जो कि 3 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल 140 तो 3 से जाता नहीं, तो 140 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो हमें कितना मिलेगा रिमाइंडर, 3 4 सा 12 और यहाँ पे आया 3 क्यों कर रहा हूँ, 3 नहीं आएगा यहाँ पे, 2 आएगा 0, 3 6,018, राइट। तो हमारे पास आया रिमाइंडर 2। तो यानी कि 140 तो नहीं जाएगा, पर 140 में से 2 अगर घटा दूंगा ना तो वो जो नंबर है वो जरूर चला जाएगा और वो नंबर होगा 138। पर हर तीसरा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो जो टोटल नंबर आएंगे 1 से लेके 140 के बीच में जो कि 3 से डिविजिबल होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे, जो कि आएगा 46, यहाँ पे हमने अभी किया था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 138 कहाँ से आया ये आपको समझ में आ रहा होगा। 140 तो नहीं होगा, 141 हो जाता, पर 141 तक नंबर्स है नहीं हमारे पास, तो हमें इसी बीच में ढूंढने पड़ेंगे, जो कि हमने इस तरीके से ढूंढ लिए। सिमिलरली अगर हम n ऑफ c की बात करें तो 140 5 से चला जाता है, ठीक है। तो 140 में हमें कोई रिमाइंडर नहीं ढूंढना पड़ेगा, ये 5 से जाएगा और ये आएगा 28। तो ये हमारे पास पहले के जो 3 चीज़ें चाहिए थी, ये और ये, वो हमें मिल चुकी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बढ़ा जाए तो यहाँ पे हमें चाहिए n ऑफ m इंटरसेक्शन p। m इंटरसेक्शन p, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो बंदे जो मैथ्स में एनरोल्ड है एंड फिजिक्स में एनरोल्ड है, यानी कि उनका नंबर इवन भी होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर उनका नंबर इवन भी है यानी 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, यानी कि उनका नंबर एट द बेयर मिनिमम 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए, है ना। तो हमें वो नंबर्स ढूंढने हैं जो कि 2 और 3 के एलसीएम यानी कि
6 से डिविजिबल है। अगेन 143 से नहीं जाता, 138 3 और 2 दोनों से जाता है, तो हमें 138 में से हर छठे नंबर को 6 से डिविजिबल रखना पड़ेगा, जो कि आएगा अगेन 23। तो मुझे उम्मीद है ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट कैसे निकाला गया ये आपको समझ आएगा। सिमिलरली फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स के लिए 3 से डिविजिबल, केमिस्ट्री के लिए 5 से डिविजिबल, 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। तो इन दोनों में अगर चाहिए तो 15 एलसीएम, यानी कि 15 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, यानी कि 1 से लेके 140 तक जितने नंबर 15 से डिवाइड हो रहे होंगे वो हमें रिक्वायर्ड है। अब 140 तो 15 से जाता नहीं, 150 जाता है, तो इसके आसपास वाला जो भी नंबर है वो है 135। बट अगर आप ऐसे भी निकालना चाहो तो भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे आपने रखा तो कितना आएगा, 15 9 ही आएगा, 135, ठीक है। और 5 यहाँ से आप माइनस करोगे तो 135 इज़ द नंबर, क्लोजेस्ट नंबर 140 के, जो कि 140 से ज़्यादा भी नहीं है और 15 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन हर 15th नंबर इसका डिविजिबल है, तो 15 से इसे हम डिवाइड करेंगे और जो आंसर आएगा वो है 9। फाइनली अगर हम केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की बात करें, केमिस्ट्री के लिए 5 से डिविजिबल होना चाहिए, मैथ्स के लिए 2 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि 10 से डिविजिबिलिटी होना चाहिए। 140 10 से डिवाइड हो जाता है, तो हर 10वां नंबर यानी कि 14 नंबर्स होंगे जो कि यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अच्छा, लास्टली हमें चाहिए n ऑफ m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c, यानी कि वो इवन भी नंबर होना चाहिए, वो 3 से भी जाना चाहिए और वो 5 से भी जाना चाहिए, यानी कि 2 3 और 5 तीनों का एलसीएम होना चाहिए। 2 और 3 का एलसीएम 6 है और 5, तो हमें अगर इसकी बात करनी है, इन दोनों का एलसीएम हो गया 6, इन तो तीनों का एलसीएम अगर हम लेंगे तो वो 6 और 5 का एलसीएम होगा, जो कि होगा 30। तो हमें 30 के मल्टीपल्स चाहिए। अब 30 का जो क्लोजेस्ट नंबर है वो आएगा 120, ठीक है, करके भी देख लीजिएगा। 30 को 140 से डिवाइड करने के बजाय मैं 3 को 14 से डिवाइड कर लेता हूँ, नहीं 30 को ही कर लेता हूँ, बेटर रहेगा, क्योंकि हमें रिमाइंडर ढूंढना पड़ेगा ना। 140 तो 3 4 12, 3 5 15 हो जाता है, तो यहाँ पे आएगा 20। तो हमें 20 को माइनस करके ही निकालना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो हमारा जो नियरेस्ट नंबर है 140 के और 140 से कम, जो कि 30 का मल्टीपल है, वो है 120, और ये आएंगे 4 ऐसे नंबर्स, ठीक है। तो अब हमारे पास आई थिंक सारा सामान है जो हमें चाहिए, बस कुछ नहीं, फॉर्मूला में लगाइए। तो हमारे पास n ऑफ m यूनियन p यूनियन c जो आया वो आएगा n ऑफ m है 70 प्लस हमारे पास आएगा n ऑफ p जो कि आएगा 46, n ऑफ c जो कि आया था 28, देन n ऑफ m इंटरसेक्शन p जो कि आया था 23, n ऑफ p इंटरसेक्शन c जो कि आया था 9 ही आया था ना, हाँ, एंड देन n ऑफ c इंटरसेक्शन m जो कि आएगा माइनस का 14, देन प्लस 4 जो कि था सबका इंटरसेक्शन। इन सबको जब आपने ऐड किया तो आया 102। देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिडंट टेक एनी कोर्स, यहाँ लिख देता हूँ, हु डिडंट टेक या फिर एनरोल, हु डिडंट एनरोल themselves इन एनी कोर्स, themselves वगैरह क्या लिखूँ, इन एनी कोर्स, वो होगा n ऑफ यूनिवर्सल माइनस n ऑफ m यूनियन p यूनियन c, राइट। n ऑफ यूनिवर्सल हमारे पास था 600 और उसमें से 102 बंदे थे जो कि सभी कोर्स में है। 600 थे क्या, 600 थे हमारे पास लोग, एक सेकंड मैं चेक कर लूँ, 600 थोड़ी थे, 140 थे, पिछले क्वेश्चन का याद आ गया लगता है मुझे, या तो 140, वही मैं सोचूँ इतने सारे बंदे थोड़ी ना बच जाएंगे। तो 140 में से 102 बंदे हैं जो कि किसी ना किसी कोर्स में एनरोल्ड है, तो इसको हमने माइनस किया और ये आएगा 38 हमारे पास ऑप्शन में है, 38 हमारे पास ऑप्शन में है, ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा कर लीजिएगा अगर नहीं समझ आया तो, ये सारा का सारा आइडिया है ये, ठीक है। ये आंसर नहीं है एग्जैक्टली, ये हमारा रफ वर्क है जो हमारे दिमाग में चलना चाहिए, ठीक है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे होगा वो पहले सोचिए, बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी। क्या इसे वेन डायग्राम से किया जा सकता था? वेन डायग्राम से अगेन आपको नंबर्स नहीं दिए हुए उतने ज़्यादा,
ठीक है, तो आपको नंबर्स तो वैसे भी निकालने हैं। अगर जैसे मान लो लिखा होता कि यहाँ पे बीच में कोई एक नंबर है वो ऑलरेडी गिवन होता, तो आप वेन डायग्राम से जाते तो बेहतर रहता। हालांकि आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, बट मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको ये सब चीज़ें वैसे भी निकालनी ही पड़ेंगी। तो बेहतर है कि आप सीधा यही कर लो ना, अगर आपको करना है तो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ आया होगा। अब अगेन ये आपके होमवर्क प्रॉब्लम्स हैं, इन्हें प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। आज कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए हैं। ठीक है, ये जैसे ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे ही है, ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा, और ये एक तीसरा क्वेश्चन है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आंसर्स भी आपको सारे दे ही रखे हैं, तो प्लीज़ ज़रा इन्हें टेस्ट कीजिएगा। मुझे उम्मीद है मैंने कोई क्वेश्चन गलत ना लिखा हो, अगर गलत लिखा हो तो मैं पहले ही माफ़ी चाहूँगा। एंड थैंक यू सो मच, अगर आप यहाँ तक रुके हो तो जो लोग मेरे पूरे पूरे लेक्चर्स देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मुझे प्लीज़ फीडबैक देते रहिए। मैं अगेन ये 5th लेक्चर है, इसके बाद एक लेक्चर आएगा जिसमें मैं इनइक्वालिटीज़ को एक ही लेक्चर में सारा वाइंड अप कर दूंगा, और मेरा पहला चैप्टर जो है बेसिक मैथमेटिक्स का वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम मॉड्यूलस और लॉग के बारे में सोचेंगे, अगर सफिशिएंट लोग यहाँ पे होंगे तो बिल्कुल, क्यों नहीं। तो अगर आप चाहते हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं डेफिनेटली कंटिन्यू करना पसंद करूँगा। ठीक है, तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले लेक्चर में। टिल देन, पीस।